किंग्स ये मैच जीत जाता है पर लोग डीको की टीम के लिए तालियां बजाते हैं। पूरा मैदान पेले के नाम से गूंज उठता है। वाल्डेमर डब्रीतो डीको के पिता को अपना कार्ड देते हैं। डब्रीतो डीको के परफॉर्मेंस से काफी इंप्रेस हुए थे। मैच खत्म होने के बाद मूंगफली के गोदाम में काम करने वाले लोग डीको और उसके दोस्तों को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ते हैं, जिसे देख डीको और उनके दोस्त जंगल में भाग जाते हैं। डीको के एक दोस्त को भागते हुए गिरने की वजह से चोट लग जाती है। उसके दोस्त से अब चला नहीं जा रहा था, जिस वजह से डीको अपने दोस्त को मिट्टी के एक बिल में छुपा देता है, पर तेज बारिश की वजह से मिट्टी ढह जाती है और उसका दोस्त भी उसी मिट्टी के नीचे दब जाता है। डीको अपने दोस्त को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसका दोस्त बच नहीं पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। डीको बहुत हताश हो जाता है, बहुत रोता है। उसे लगता है कि उसी की वजह से उसका दोस्त मरा है। वह अपने आप को जिम्मेदार मानता है। वह रोते हुए अपनी माँ को पूरी बात बताता है। उसकी माँ यह जानती है कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। डीको कहता है, अब मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा और आपकी हर बात मानूंगा। उसकी माँ उसे गले से लगा लेती है। अगले दिन स्कूल के बाद डीको अपने पिता के साथ उनके काम पर जाता है। उसके पिता हॉस्पिटल में साफ सफाई का काम करते हैं, बहुत ईमानदारी और मेहनत से। काम के बाद उसके पिता उसे अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि कैसे वो आम को फुटबॉल बनाकर खेला करते थे। उसके पिता उसे कुछ नए स्किल्स भी सिखाते हैं। डीको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। घर जाते समय बस्ती के बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए देखता है, पर ज्यादा ध्यान दिए बिना डीको इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। डीको अब तक उस एक्सीडेंट को भूल नहीं पाया है। वो अब भी अपने आप को ही जिम्मेदार मानता है। धीरे धीरे उसके पिता की बात का असर उस पर होने लगता है। वह अपने पिता की तरह आम से प्रैक्टिस करता है। समय आगे बढ़ता है और डीको 15 साल का हो चुका है। उसके पिता अभी भी उसे न्यू स्किल्स सिखाते हैं। वो अपने पिता के साथ रोज प्रैक्टिस करता है। एक दिन उसकी माँ डीको को अपने पिता के साथ प्रैक्टिस करते देखती है। डीको के स्किल्स को देख समझ जाती है इस लड़के की मंजिल सिर्फ फुटबॉल ही है। वो वाल्डेमोर डब्रीटो को कॉल करके बुलाती है। एक दिन जब डीको अपने पिता के साथ घर पहुंचा तो अपने घर में वाल्डेमोर डब्रीटो को देखकर हैरान हो जाता है। डब्रीटो उसे सेंटोस फुटबॉल एकेडमी में शामिल करना चाहते थे। डीको ये सुनकर बहुत खुश होता है। वो दौड़कर अपनी माँ को गले से लगा लेता है। डीको वोल्डेमॉर्ट के साथ सेंटोस चला जाता है। वहाँ उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है। वहाँ के कोच डीको से कहता है, बंदर की तरह उछलकर मत खेलो और ट्रेडिशनल तरीके से खेलो। कोच उसे 1950 का फाइनल मैच दिखाता है और कहता है, ट्रेडिशनल तरीके से ना खेलने की वजह से ही हम वो मैच हार गए थे। लेकिन अचानक से अपने तरीके को छोड़ किसी दूसरे तरीके को अपनाना डीको के लिए आसान नहीं था। वह रात रात भर अकेले प्रैक्टिस करता है, लेकिन उसका गेम बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हो पा रहा था। वो ट्रेडिशनल मेथड को अपना नहीं पा रहा था। वो प्रैक्टिस मैच में एक भी गोल नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उसका आत्मविश्वास नीचे गिर रहा था। वह रात को रोता रहता है और एक रात बिना किसी को बताए अपना सामान लेकर वह रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ता है। वाल्डेमर उसे जाते हुए देख लेते हैं और उसके पीछे वाल्डेमर भी रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। वह डीको से घर जाने का कारण पूछते हैं। वो कहता है कि कोच को मेरा गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सारे लड़के मुझसे बेहतर खेलते हैं और मेरा सिलेक्शन होना मुश्किल है, और अगर मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाया तो शायद मैं भी एक टॉयलेट क्लीनर बनकर रह जाऊं। तब वाल्डेमर उसे बताते हैं, तुम जिस स्टाइल से खेलते हो उसे जिंगा स्टाइल कहा जाता है। इस तरीके को गुलामी के समय आज़ादी के लिए इस्तेमाल किया गया था। आज़ादी पाने में इस तरीके से हमें बहुत मदद मिली। लेकिन 1950 के वर्ल्ड कप में इसी जिंगा स्टाइल की वजह से ब्राजील मैच हार गया। तब से जिंगा स्टाइल को आउटडेटेड मान लिया गया। अब कोई भी इस तरीके से नहीं खेलना चाहता है। वाल्डेमर जिंगा को अपने पूर्वजों की विरासत मानते हैं। उन्हें इस बात का दुख है कि ब्राजील के लोग अपनी विरासत को भूलते जा रहे हैं। वाल्डेमर कहते हैं, तुम्हारा जिंगा स्टाइल काफी मजबूत है। तुम चाहो तो दुनिया को जिंगा स्टाइल की ताकत दिखा सकते हो या डर कर